खबरें में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद कासिम। कुछ खबरें और फिर इंतहाई अहम मेहमान, उनसे तारुफ करवाएंगे आपको, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। PTI के मजीद कितने रूपोश रहनुमा मंजर आम पर आएंगे और ये क्या स्ट्रेटजी है और ये क्या पॉलिसी है। PTI और JUI का इत्तेहाद, स्ट्रेंज बेड फेलोज जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, क्या हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे और कितनी कितनी रिलायबिलिटी PTI के लिए होगी JUI के ज़मन में, इस पर बात करेंगे। मुल्क में सरमाकारी 50 साला उसकी सतह से गिर गई है, रिकॉर्ड कमी आई है, मगर ये क्या है। इसके साथ SIFC पे बात करेंगे कि आजकल SIFC पे ख़ास मोहब्बत और मेहरबानी क्यों हो रही है, किसको खटक रही है, किस वजह से खटक रही है, इस हवाले से बात करेंगे। लोड शेडिंग के बावजूद बिजली महंगी करने की तैयारी, 17 रुपये तक की बात हो रही है और MIF वापस लौट गया, इवन जो बुनियादी मुआहदे के बगैर। जनाब हमारे साथ मौजूद है हबीब अकरम साहब, तजिया किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, स्ट्रेट अवे हाजिर होता हूँ। हबीब अकरम साहब, सवाल में ज़रा शुरू करता हूँ बड़ा इनकलाबी साहब, और सवाल ये है कि कल कहीं आज़म स्वाति साहब ने प्रेस से बात करते हुए ये कहा है कि खान साहब ने कहा है तैयारी करें, ये जो बिजली का मामला है ये ख़ुद ब खुद एक स्पर करेगा एक तहरीक को, और उस तहरीक को हम लीड करेंगे। ये तो यानी ज़ाहिर हमने कश्मीर में भी देखा, मगर सवाल ये है कि जब भी कोई ऐसी तहरीक बनती है तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव तो होना चाहिए। मतलब अगर इससे पहले भी हम देखें तो बताएं कि ठीक है जी, ये जो IPPs हैं बड़ा, मगर इसके अल्टरनेटिव क्या है, इस पे सारे खामोश है। लगता है सब जो है माशाल्लाह इसके यानी हैं फ़ायदा हासिल करने वालों में मुबैना तौर पर। हबीब अकरम साहब, भाई साहब, जो बिलों का मसला है ना वो काफी गंभीर होता चला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही, जबकि अशियाए जरूरत मुसलसल महंगी होती चली जा रही है। और हमारा जो इन्फ्लेशन है उसमें भी आप देख लीजिए कि बतदरीज इजाफा, कुछ अरसे के लिए कमी हुई थी तो एक दफा फिर इजाफे के उसके अंदर रुझानात है। दूसरी तरफ आप जरा देखिए कि जब बिजली की प्राइसेस बढ़ेंगी तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगा। गोया कॉस्ट ऑफ लिविंग, आम आदमी को जिंदा रहने के लिए जो बुनियादी अखराजात करने होते हैं उनके लिए भी उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो जब एक आम घर, एक आम यानी आप समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है जिसमें 6 अच्छा, अगर मैं मुख्तसर करूं और आगे बढ़ूं और आपसे ये पूछूं कि क्या आपको ये लगता है कि जून में लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपना जो एक इनएलिएनेबल राइट है टू एक्सप्रेस देयर वोज, वो उसके लिए मुतहरक हो सकते हैं? आपको लगता है जून के ये जो बिल आ रहे हैं? आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में भी कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ ऐसी सूरत बन गई कि बाज़ जगहों पर वहां की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसके ऊपर, उसके दफातर के ऊपर लोगों ने हुजूम किया। तो जब आप घरों में बिजली नहीं होगी, नंबर 1, या बिल लोग नहीं दे पाएंगे तो बिजली फिर भी कट जाएगी। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये समझे कि कोई तहरीक पैदा नहीं होगी या कोई तमव्वुज पैदा नहीं होगा तो मेरा ख्याल है कि ये बात नामुनासिब है। बिजली के बिल बहरहाल इतने बढ़ चुके हैं कि जिसके नतीजे में आप एक किसी भी तहरीक को या एहतजाजी तहरीक को आप देख सकते हैं कि वो जन्म ले लेगी। अच्छा हबीब साहब, आप मैं थोड़ा पॉलिटिकली आता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मिसाल तौर पे मैं 2-3 लोगों को कोट कर रहा हूँ, कल भी कोट किया था, मगर इसमें खबरें क्या हैं। मिसाल के तौर दानियाल अजीज़ साहब आए, मैंने कहा कि जी पार्टी तो खाकान अब्बासी साहब बना रहे हैं, अब उसमें जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, पार्टी तो कोई और भी बन रही है, ज़ाहिर बन सकती है, हर किसी का कानूनी राइट है और बनती रहती हैं। और दूसरा ये मुझे फरमाइए कि इस तरह से आ रही हैं आवाज़ें, जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे थे कि जनाब यहाँ पर तो 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं रहती, ये तो अरेंज्ड मैरिज है। ये बातें क्यों कर रहे हैं जबकि रूलिंग पार्टी है? इनको अपने ऊपर क्यों शक है जबकि हम चाहते हैं ये 5 साल हुकूमत करें? एक तो यह है कि जो रूलिंग पार्टी जिसको आप खुद एतमादी का मशवरा या उसे तवक्को रखे हुए हैं कि वो खुद एतमाद होगी, तो वो खुद एतमादी उसी सूरत में आती है जब मैंडेट के ऊपर कोई छींटा ना हो, जब मैंडेट साफ और शफाफ हो, इलेक्शन का पता हो कि हमने जमीन पर लड़ा है इलेक्शन और अपने मुहरीफ को मुंह के बल गिराया है। ये जितनी भी पार्लियामेंट वजूद में आई है इसमें बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इत्तेहाद का जुज़्वे आज़म है उसकी तो बेशतर नशिस्तें ऐसी हैं जो फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है, या इलेक्शन कमीशन की गलती है, या इलेक्शन कमीशन की कॉन्नाइवेंस है, जो भी है। इसको आप कुछ भी कह लें, इल्जाम तो कुछ भी किसी भी किस्म के लग सकते हैं। और ये जब आप देखते हैं कि इन्हें अपने मैंडेट पे भरोसा नहीं तो आप इनसे खुद एतमादी की तवक्को कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरफ सूरत ये बनती नजर आ रही है कि ये जो तीनों जमातें हैं, यानी जो इस इत्तेहाद में शामिल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और उसके साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट,
ये तीनों जमातें अब जो इनकी रवायती कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहां अपनी अपनी हमायत खो चुकी हैं। और ये जब आप किसी के और फिर ये बाकायदा तौर पर फॉर्म 47 के से इस्तेफादा करने वाली जमातें हैं। तो एक इनके अंदर एतमाद नहीं, यानी इनको आपस में एक दूसरे से जोड़ा था, तो जिस धागे ने इन्हें एक दूसरे के साथ बांधा था वो एस्टेब्लिशमेंट थी। तो अब हम देख रहे हैं कि इनका बोझ ज्यादा उठाने के लिए अब ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा है, लेकिन कराइन ये बताते हैं कि इस इत्तेहाद का बोझ ज्यादा देर उठा नहीं पाएगी, क्योंकि इसके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और जब आप देख लीजिए कि जब ये जो मुज़ाकरात की ऑफर्स बार बार कर रहे हैं, वो दरअसल सिर्फ इसी वजह से है कि 2/3 बज़ाहिर मेजॉरिटी होने के बावजूद इन्हें ये अपनी एक तो अपने मैंडेट पे भरोसा नहीं है। दूसरी बात ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इस मैंडेट पर मोहर लगा दी जाए या इस सिस्टम को कुछ अरसे के लिए कबूल कर लिया जाए। ये है इनके मुज़ाकरात के अंदर छुपी हुई ख्वाहिश। अच्छा अबीब साहब, मैं चाहता हूँ एक और जरा मैं थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठा सकूँ। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने अगले दिन कहा था कि मुमकिन है बजट के बाद हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं, अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते और ये अभी ये वापस चले गए हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि ये अफवाहें हैं और ये कुछ घोड़े हैं आपकी इमेजिनेशन के जो हम दौड़ा रहे हैं। हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसा और उसके बाद रिफॉर्म्स। इस हुकूमत के पास पैसा नहीं है और जो रिफॉर्म्स है वो बड़ी तल्ख है। सऊदी अरब से जो पैसा आ सकता है और जैसे या इम्कानी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात से पैसा आ सकता है, वो पैसा इस तरह नहीं आएगा कि आपके पास आए और आप उसको अपनी मर्जी से खर्च करें। वो पैसा पिछले हम 2 साल से देख रहे हैं, 3 साल से, तो वो पैसा लिंक्ड है खास तौर वो IMF से। और जब पैसा यानी बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट IMF से लिंक हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि आपका उस पर तसर्रुफ बड़ा महदूद रहेगा। वो आपको खड़ा रखने में तो मददगार साबित हो सकेगी, लेकिन आप कोई उसकी बुनियाद पे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सके, मौशी तरक्की का कोई ख्वाब देख सके, तो वो नहीं होगा। तो इस वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान आ जाए तो इनकी हुकूमत मजबूत हो जाएगी और ना आए तो इनकी हुकूमत कमजोर रहेगी। मुझे अब ऐसा मालूम होता है कि ये हुकूमत एक तो पहले दिन से ही अपने पैर पर खड़ी नहीं हो सकी, और उसके साथ जैसे जैसे आगे दिन गुजरते चले जा रहे हैं तो इस हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें कोई यानी आप इस हुकूमत से मुस्तहकम होने की तवक्को नहीं रख सकते। अच्छा इसकी वजह ये अबीब अकरम साहब, मैं चाहता हूँ जरा, अभी खड़ी। कुछ ना सीनियर जर्नलिस्ट कल परसों मिड टर्म इलेक्शन की बात भी कर रहे थे। सवाल मेरा आपसे बड़ा सादा है, मिड टर्म इलेक्शन करा लें, 5 साल गुजार लें, कोई नया सेटअप बना लें, और वो आप जो बुनियादी बात कह रहे हैं, पहली बात तो क्या ये हो रहे हैं या नहीं हो रहे या हो सकते हैं, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो मिड टर्म क्या कर लेंगे? और ये कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है द रूलिंग एलीट इज ट्राइंग वेरियस थिंग्स टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस? कुछ ऐसा मामला है? देखिए, हमारी रूलिंग एलीट वो है जो आम तौर पर, देखिए रूलिंग एलीट का एक दुनिया भर में आप मुझसे ज्यादा सियासियात को समझते हैं। रूलिंग एलीट को एक पब्लिक मैंडेट भी चाहिए होता है। अगर पब्लिक मैंडेट और एलीट के तस्वुरात में फर्क पैदा हो जाए तो फिर वो सूरत हाल होती है जो पाकिस्तान के अंदर है या दुनिया के कई मुल्कों में पैदा होती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर जब भी IMF आता है पाकिस्तान के अंदर या जब भी हम बैरूनी कर्जे लेते हैं तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारी रूलिंग एलीट नाकाम हो चुकी है। ये रूलिंग एलीट का फेलियर है कि पाकिस्तान अपने आप को नहीं संभाल सका, रूलिंग एलीट ने इसको नोचा खसोटा है और इसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ रहा है और IMF की तमाम शराइत को मानना पड़ रहा है। तो लिहाजा रूलिंग एलीट की नाकामी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और अब इसका 24वीं दफा ऐलान होने वाला है IMF के पैकेज की। अच्छा अबीब साहब, एक और बात, मौलाना इन होते हैं, मौलाना इन हो रहे हैं, और बानी पार्टी जो है वो बहुत से लोगों को कह रहे हैं कि आपके बाहर निकलने का वक्त आ गया है। मौलाना कितने रिलायबल होंगे इन गिवन सिचुएशन में? क्योंकि उनके जो इंतहाई जायज़ यानी मुतालबात अगर पूरे हो जाएं तो वो किसी वक्त भी किसी को अलविदा भी कह सकते हैं, अंदाज़ा किया जा सकता है। तो ये लोग बाहर आएँ, JUIF PTI मिलके, ये क्या कहानी है?
देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि पीटीआई का मौकिफ क्या है। वो मौकिफ है कि ये इलेक्शन जाली है। ये फॉर्म 47 की बुनियाद पर सीटें अनायत की गई हैं। लिहाजा इस पार्लियामेंट को में हम बतौर एहतजाज मौजूद हैं, लेकिन हमारे मैंडेट पे हुकूमत बनी हुई है। ये है उनका मौकिफ। और अगर आप दूसरी तरफ जाएं, और जाहिर है पीटीआई की एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन भी है, और वो ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की मदद से गिराई गई। अब आप जरा आ जाए मौलाना फजल रहमान की तरफ। मौलाना फजल रहमान भी एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं। पीटीआई का मौकिफ इलेक्शन से पहले ये था कि हमारे साथ सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हम एस्टैब्लिशमेंट ने हमें रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मौलाना फजल रहमान आज ये कह रहे हैं कि मेरे साथ भी यही ज्यादती हो रही। तो गोया इस वक्त मौलाना फजल रहमान की पोजीशन वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले से, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो मौलाना फजल रहमान हुकूमत का हिस्सा थे। तो अब मौलाना फजल रहमान ने सफर तय किया है पीटीआई के करीब आने का। उन्होंने पहले जलसे किए, उन्होंने अपने मिलियन मार्चेस किए, उन्होंने कहा कि जनाब हम इसमें और उन्होंने अलल ऐलान ये कहा कि हम इस हुकूमत से दूर रहेंगे। अगले रोज मेरी हाफिज अब्दुल्ला साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया, जो जिस खदशे का आप इजहार करें तो मैंने भी उनके सामने किया, तो उन्होंने बताया कि आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ के साथ मौलाना के और जेयूआई के बड़े गहरे मरासिम हैं, और जाती नौइयत पे ये मरासिम बड़े गहरे हैं। लेकिन उन्होंने, मौलाना ने जो उसूल इस्टेब्लिश किया है कि ये इलेक्शन जाली है और एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से पाक नया इलेक्शन होना चाहिए, अब उनके सामने ये उसूल है। तो इस उसूल पे किसी भी ताल्लुक का बोझ नहीं पड़ेगा, और ये इस उसूल की कुर्बानी, वो इस उसूल पर जाती ताल्लुकात को भी कुर्बान कर देंगे। तो अच्छा। ये उनके जमात की एक स्टेटेड पोजीशन है। अच्छा हबीब तो साहब, इस बयान के बाद मैं कहूं कि अब पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो गैप है, जो फासला है, वो वो कुछ कम हो कम गया। होना शुरू हो अच्छा, जाएगा। ये मुझे बताइए कि क्या आने वाले दिनों में कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बुशरा बीबी हैं या बानी या इमरान खान साहब की जो केसेस हैं, उनमें उन्हें कोई रिलीफ भी मिल सकता है, और डील के ज़िमन में वो, मैं ये बड़ा टॉल क्लेम ही कर रहा हूँ कि शायद वो बाहर भी आ सकते हैं। आई पर्सनली डोंट थिंक सो, लेकिन आपका क्या ख्याल है, या बुशरा बीबी को रिलीफ मिल सकता है? जो आपकी डील की बात है ना, मैं आपको बरबिनाए इत्तला ये बात अर्ज कर सकता हूँ कि वो तो नहीं, और हो भी नहीं, आज की तारीख तक वो नहीं हो रही। और मेरा तज्जिया है कि वो आइंदा कई महीने तक मुझे उसके कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। सबर आज तक की है, मालूमात आज तक की हैं, तज्जिया और राय वो मुस्तकबिल के बारे में। तो डील तो कहीं कोई नहीं हो रही। हाँ, अब दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान साहब या बुशरा बीबी, उनके ऊपर जो मुकदमात कायम हैं, क्या वो खत्म होंगे? तो देखिए, मैं कानून का एक तालिब इल्म हूं, अदना सा। अब मैं नहीं समझता कि कोई भी एक ऐसा मुकदमा इमरान खान पर या बुशरा बेगम साहिबा पर बना है कि जो उन्हें जेल में रखने का कोई कानूनी जवाज मुहैया कर सके। ठीक। तो अदालतों में भी आप देखते हैं कि अब अदालतों ने भी पिछले कई साल से उन्होंने दबाव बर्दाश्त किया है, और अब वो उन शक्ल्स को, उन बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं। अदालत के अंदर भी हम देख रहे हैं कि एक नया एक वलवला है। तो जब ऐसा वलवला होगा तो अदालत में कानून के मुताबिक साफ सुथरे शफाफ अंदाज में फैसले होने का इम्कान बढ़ जाता है। तो जब ये इम्कान पैदा हो गया है, तो अब जो इमरान खान साहब हैं या बुशरा बेगम साहिबा हैं, उनको कानूनी तौर पर अंदर रखना मुश्किल हो जाएगा। हबीब अकरम साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन दी शो, एंड बहुत ही वजाहत से और बड़ी सादगी से बड़ी पेचीदा बातें कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया, हम आपसे मिलते रहेंगे, वक्त देते रहेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सी खबरें हैं सरमाकारी के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पर SIF, ये जो कौंसल है जिसके बारे में मुझे नाम याद करना मुश्किल हो जाता है, इस पे ये क्यों इतनी चुभ रही है? ये तो नामौलूद सी है, बेचारी कल ही पैदा हुई है, और इससे हम बड़े लगा के बैठे हैं, मगर अटैक बार बार आ रहे हैं। क्या बात है, क्या ख़तरा है, अंदर की क्या बात है? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली दुरानी, साबिक़ वफाकी वज़ीर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑलवेज सो काइंड। दुरानी साहब, आपकी जो रिकन्सिलिएशन की एक ड्राइव थी, कुल्ली तौर पर ना सही मगर जुज़वी तौर पर जब हम देखते हैं JUI और PTI को तो लगता है कुछ कामयाबी हुई है। मगर सवाल मेरा ये है, और वो है एक शेर की सूरत में कि अंदलीब मिल के करें होजारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। ये मामला है या कोई संजीदा एजेंडा है पॉलिटिकल, और इसकी इम्प्लीकेशंस आपके ख्याल में क्या हो सकती हैं? ये जो दो एक काइंड ऑफ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हुई है या स्ट्रेंज बेड फेलो जिसे कहते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, सबसे पहले जो ये स्ट्रेंज कनेक्टिविटी हुई थी वो भी इन्हीं दो फोर्सेस की हुई थी, और वो मैं खुद उसका किसी हद तक विटनेस भी हूँ। और असल में पॉलिटिक्स में और पब्लिक ओपिनियन गेम्स में जो मेन फोर्स जो तमाम कुव्वतों को ड्राइव करती है वो आवाम की ओपिनियन और आवाम के प्रेशर्स होते हैं। और आवाम की राय के आगे बड़े से बड़े अनापरस्त को भी और बड़े से बड़े ताकतवर को भी बिल आखिर किसी न किसी वक्त झुकना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ये डेवलपमेंट हुई है ये एक राइट डायरेक्शन में होने वाली एक डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट को मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। और इसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो बिल्कुल दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं, जिनसे कोई अभी बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा, उनके साथ भी बातचीत के रास्ते और सूरतें निकलेंगी। और खुदा करके कभी जो रिकन्सिलिएशन, डायलॉग और पॉलिटिकल जिसे कहते हैं डिस्पेंसेशन, ये कभी सियासतदानों के बीच में वापस आ सके। काश ये कभी पार्लियामेंट के बीच में वापस आ सके, काश कि ये कभी अवाम के मफाद के बीच में वापस आ सके। तो ये वो तमाम स्टेप्स हैं जिनकी तरफ बढ़ने के लिए हमारी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है। अच्छा दुरानी साहब, कुछ सिनेरियो और बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं कुछ अजीब से सिनेरियोज पेंट कर रहे हैं, और फिर हमें थोड़ा उस पर एतबार भी आता है जब हम विद इन PMLN कुछ ऐसी वॉइसेस देखते हैं कि जो बड़ी स्ट्रेंज सी बातें कर रहे होते हैं, हुकूमत में होते हुए अपोजिशन बनने की कोशिश करते हैं या नज़र आने की। अब ये बताइएगा कि मिड टर्म इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े जगादरी साफ़ी बातें कर रहे हैं, तो ये अब और फिर ज़हन में रखिएगा ये भी कि एक माशी तूफ़ान जो बजट की सूरत में मुबैना तौर पर खाकम बदन हा रहा है। तो ये क्या नक्शा बन रहा है आने वाले दिनों का? देखें, ये जो नक्शा है बड़ा ही कैसा बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखें, एक तरफ तो मैं आपको ये बताऊं कि सियासत और ये जो सियासी हमारी पार्टियां हैं ये कह क्या रही हैं और चाह क्या रही हैं, इसके दरमियान अक्सर बड़ा फासला होता है, और हमारे जो दोस्त हैं वो इसी फासले के अंदर जो है हमेशा गलतां रहते हैं। तो इस वक्त जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, PMLN के अंदर जो प्रेसिडेंटशिप की जो चेंज हो रही है, इसको मैं बहुत सादा नहीं समझता। इसके पीछे जो है, चूंकि मतलब वो रहबर रहते हुए भी सारा अख्तियार तो उधर ही था, अभी भी सारा अख्तियार उधर ही होगा। क्या ये तब्दीली जो है ये अख्तियार और इक़्तिदार की तब्दीली तक जाएगी या सिर्फ पार्टी तक आके रुक जाएगी, या वहां तक कोई इसको जाने देगा या नहीं जाने देगा? क्या मतलब, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मैं ये समझता हूं कि अगर रिकन्सिलिएशन की कोई बहुत बड़ी मूव होनी हुई तो उस वक्त मियां साहब कोशिश करेंगे कि वो मेन स्टेयरिंग के ऊपर हों, और उसके लिए वो ये चाहेंगे कि वो तारीख के अंदर इस रेफरेंस से भी जाने जाएं कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान रिकन्सिलिएशन के अंदर एक रोल प्ले किया था। और तीसरी बात यह है कि जो उनका अपना वो था बयानिया, जिससे आजकल बहुत बयानिया का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कि जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर फोर्सेस के मुकाबले में हमेशा एक वाइब्रेंट स्टैंड लिए, वो इज्जत दिलवाया करते थे वोट को, जो बाद में फिर जिल्लत में भी बदलती रही। तो अब वो दोबारा ये कोशिश करेंगे कि वो
सारा कुछ खान साहब को देने के बजाय, क्योंकि अभी तो खान साहब ने एक ही हुंजा मार के इतने जीरो कर दिया और उधर सब कुछ घसीट के ले गए, तो वो चाहेंगे कि इस छाबे में से कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए वो डेस्परेट मूव्स कर सकते ये हैं। फरमाइए दुरानी साहब, मैं एक और बात की तरफ आता हूँ। MBS तशरीफ़ नहीं लाए, ना ही उनकी वो मुबैना सरमाकारी तशरीफ़ लाई जो यहाँ एक रिफाइनरी लगनी थी। इसके साथ IMF भी कोई मुआहिदा किए बगैर जो है वो जा चुका है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहतरम चाइना तशरीफ़ ले गए हैं। उसके बाद सुना है वो दुबई भी जाएंगे। तो ये यानी इन दोनों मुल्कों का वो दौरा बारी बारी करेंगे। तो ये क्या कहानी है? सर देखें, बात यह है, ये बात तो हम बड़ी बड़ी दफ़ा कहते रहे हैं और आप तो खुद इस चीज़ के विटनेस हैं। देखें, इस वक्त पैसा जो है वो पैसा सिर्फ एक ही वजह से आया करता है, अगर मजीद पैसा नजर आए तो। पैसे को खींचने वाली, अट्रैक्ट करने वाली कोई चीज नहीं है अदर देन फर्दर मनी। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के बगैर जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसके इम्कानात बहुत ही कम है। और आप ये देखें कि IMF ने भी ये कह दिया, पूरी दुनिया ने भी ये कह दिया। और ऐसी सूरत हाल में अगर आप टकराव की कैफियत को जारी रखेंगे तो मैं उस सूरत में समझता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स तो शायद अचीव हो जाएं या उसमें कोई बेहतरी इंडिकेटर्स में आ जाए, लेकिन बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। आपको सियासी मफाहमत और अवामी सतह के ऊपर सियासी मफाहमत का एक प्रैक्टिकल जो वो है स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे, और इसमें तमाम कुव्वतों को साथ होना होगा अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के। अब ना कोई चीज अदालत में तय हो सकेगी, ना कोई चीज में तय हो सकेगी, बल्कि अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ही कुछ स्टेप्स मजबूरन उठाने पड़ेंगे। और इन सारों की औकात हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। इन्हें एक फोन आ जाए तो ये सारे जो हैं लाइन बना के टिकट कटवाने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये बात जो कही जा रही है ये भी कोई इतनी गलत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत का बहाली और रिवाइवल, जहां पाकिस्तान की जरूरत है वहां दुनिया की भी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होता रहेगा तो उस सूरत में हम सबके लिए एक मसला है। हमें चाइना भी चाहेगा कि यहाँ पे एक हद से ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन ना हो, अमेरिका भी यही चाहेगा, रशिया भी यही दुरानी साहब, एक और बात मैं करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले भी उनका जिक्र मेरे और आपके माबैन होता रहा। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कल एक चैनल में बैठ के, हमारे पास वो अगर क्लिप हो, वरना मैं ही दोहरा देता हूँ, वो फरमार, ये मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ, ये सुनिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सुनाइए जी। ये पिछली एस्टैब्लिशमेंट के बारे में ये कह रहे हैं, मैं ये ज़रा वजाहत कर दूं कि ये इसको क्या, डू यू एग्री विद दिस रीडिंग ऑफ द सिचुएशन? असल में बाज़ लीडरशिप्स जो होती हैं जिस वक्त वो होती हैं बहुत सिंपलिस्टिक होती हैं, हालात की गहराई और अपने मैसेज की इम्पैक्ट को वो अंडरस्टैंड नहीं करती, तो इस किस्म की सादा बातें बाज़ औक़ात बैनुल-अक़वामी सीन से हमें फीडबैक हो जाती हैं। तो ऐसी बातें करने से ये बात ज़ाहिर हो जाती है जो ये बातें कर रहा है वो बहुत सादगी में कर रहा है। और वो एक दफ़ा हमारे एक लीडर थे हमारे ज़माने में, वो अमेरिका गए तो वहाँ उन्होंने कहा जी बस जो कुछ करना होता है आपने ही करना होता है। मतलब इस तरह नहीं होता, जो कुछ करना होता है वो सबने करना होता है। जब तक सब करने के लिए तैयार ना हो कुछ भी नहीं होता। एक आशीर्वाद से जो है ना इक़्तिदार मिलता है और ना इक़्तिदार से कोई हटता है, रहने और हटने के जवाब होते हैं। मैं समझता हूं कि इस किस्म की सादा जो माजी के स्टेटमेंट्स जहां भी अगर हुई भी हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आज की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल जो है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे ज़माने में हुआ था वो NRO हुआ था और NRO में इंटरनेशनल फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट थी डेफिनेटली, और उस NRO के नतीजे में जो कुछ यहाँ पे फिर बाद में हुआ वो भी हमने सीखा। इसलिए इंटरनेशनल फोर्सेस आज के दिन में जब आपकी तमाम इकोनॉमी डिपेंडेंट हो चुकी है इसके ऊपर कि आप बैरूनी जो सरमायाकारी, बैरूनी जो फंडिंग है, मतलब कर्जों की बुनियाद के ऊपर आप अपनी मईशत को और अपने मुल्क को चला रहे हैं, तो फिर आपको वो बातें भी माननी पड़ेंगी जो वो कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी जो सियासी कन्फ्रंट्रेशन आपके मुल्क में जारी है उसको आप कम करें और ख़त्म करें और उसकी जगह एक अच्छा दुरानी साहब, अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की,
कि आपने कहा कि जनाब जब अवामी दबाव जो है अल्टीमेटली वो प्रिवेल करता है, जो पावर रूलिंग स्ट्रगलिंग जो फैक्शंस होते हैं ऊपर नीचे से भी, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन आपको बनती नज़र आ रही है जो है नारो का हमने जिक्र किया, बड़ी पुरानी इस्तिलाह है कि वो ऐसे अवामी दबाव की वजह से उस तरफ हमें जाना पड़ जाए, क्योंकि 17 रुपये बिजली की कीमत और ये सारी कहानियाँ जो हैं ये तो आई थिंक दे विल नॉट बी रिसीव्ड वेल बाय द मासेस एंड दे कैन रिएक्ट। देखें जी, इस वक्त आप अगर कोई इस सारी सिचुएशन का कोई बेनिफिशियरी है तो वो लोग हैं जो कैद में हैं। मतलब खान साहब जो हैं वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं कि वो सरकारी खर्चे पे ज़िंदगी गुजारते हुए अवामी मकबूलियत के तमाम हदों को पार करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत है जो हुकूमत में बैठ के भी और तमाम तर मतलब अपनी स्याही अपने ऊपर डलवा के भी आवाम की नज़रों में मजीद मतलब वो होती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसी तरीके से हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी अदलिया, हमारे तमाम इदारे जो हैं दे हैव स्टार्टेड रिविजिटिंग। अदलिया अपने आप को, अपने रोल को डिफाइन कर रही है। ऐसी सूरत हाल में जो पॉलिटिकल फोर्सेस अपना आखिरी कार्ड खेल रही हैं, वो फोर्सेस जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो चाह रही हैं कि इस वक्त वो जो पार्टी मतलब पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और अदलिया के दरमियान टकराव को आखिरी हदों तक पहुंचा दे। इस वक्त उनको अपनी बचत इसी में नजर आ रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का और पॉलिटिकल फोर्सेस जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करती हैं उनके दरमियान टकराव को करवा दें, उनको किसी पे हमला करवाना पड़े, उनको किसी के ऊपर कोई दूसरा काम कराना पड़े। हम सियासतदान इस मामले में बड़े तकड़े होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल फोर्सेस पावर में हैं ये उन्हीं की जिम्मेदारी, और ये मैं पहला बंदा था जिसने कहा था कि भाई प्रेसिडेंट साहब इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं तो वो कब किसी दिन कोई मौका आएगा कि वो गैरत खा के कोई रोल अदा करेंगे। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है उनकी बातों को बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया जाएगा, लेकिन टेम्परेचर्स तो डाउन होंगे, एक पॉलिटिकल मैसेज तो जाएगा आवाम तक कि आवाम की ग्रीवियंसेस को महसूस किया जा रहा है इक़्तिदार के ऐवानों में, और ईवान के ऐवानों में जो है वो महसूस किया जा रहा है। और पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को पीछे हटने का मैसेज आज नहीं देना तो कल देना पड़ेगा। मेरा आप ये बात नोट कर ले, हुकूमत में बैठे हुए, इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को आज नहीं तो कल पीछे हटने का मैसेज देना पड़ेगा। इसलिए आपको ये चाहिए कि ये मैसेज आप वक्त से दे के, वक्त की तारीख के अंदर अपने देखिए, मैं एक दुनिया में होने वाली एक डेवलपमेंट है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं लेकिन आप मुझे इजाज़त देंगे। नॉर्वे ने, आयरलैंड ने, स्पेन ने फ़लस्तीन के हुकूमत को तस्लीम करके पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है और एक नया रास्ता मुतय्यन किया है कि लड़ने के अलावा भी, जुलूस के अलावा भी बहुत से ऐसे इकदाम हो सकते हैं जिनके नतीजे में आप एक कूलिंग जनरेट कर सकते हैं, फील गुड फैक्टर जनरेट कर सकते हैं, आप मजलूम के साथ खड़े होने का इंदिया दे सकते हैं। कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल सा एक्ट है कि उन्होंने एक मुल्क को तस्लीम कर दिया दबाव में आए बगैर। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि एक तो इस पैटर्न को सारी कौम को फॉलो करना चाहिए, हमें भी फॉलो करना चाहिए, और इसी तरह अपनी सियासत के अंदर भी हमें मजलूम के साथ, या जो अपने आप को मजलूम समझ रहा हो, या जो डिप्राइव्ड हो, या जिसका हक छीना गया हो, उसके साथ खड़े होने के लिए हमें अच्छे जेस्चर्स देने चाहिए। उन जेस्चर्स के नतीजे में एक अच्छा माहौल पैदा होता है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने हमें गाइड किया। नाज़रीन, शायद इसका सारी गुफ्तगू को एक फ़िक्रे में सम अप करके ब्रेक पे जा रहा हूँ। बहुत कम वक्त है और ब्रेक के बाद हम हाज़िर होते हैं। उम्मीद है कि इस वक्त के अंदर ही हम शायद अपने मसाइल हल कर लें। हाज़िर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल्लाह, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मैशत के माहिर हैं, बेशुमार इनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने मुझे वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आज मैं एक बड़े अजीब से सवाल से आगाज़ करना चाहता हूँ, ज़ाहिर मैशत के ज़िमन में ही है। ये जो SIFC बनी, रोज़ मैं देखता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके हवाले से कोई ना कोई नेगेटिव खबर छपी होती है।
IMF ने भी ये मुतालबा किया जी जरा शफाफियत बयान फरमाएं इसके ज़िमन में। ये क्या है, ये क्यों खटकती है? और ये जो इकनॉमी, ये तो बड़ी नौमौलूद है बेचारी, अभी तो ये इट हैज़ कम ऑफ एज। ये जो इकनॉमिक डिज़ास्टर है इसमें तो हमें हफीज़ शेख से पूछना चाहिए, वो पीछे चले जाना चाहिए जब वो मुइन आए थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जो आज एक इकनॉमिक मेस में हैं हम। वाई दे आर अफ्रेड ऑफ SIFC कि जी वो ना वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, और हम ये कहते हैं कि चलो यार $280 पे डॉलर तो रखा हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं 330 पे लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब। हाँ जी, शुक्रिया कायस साहब। असल में ये प्रोपेगेंडा आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर इसलिए किया जा रहा है कि बहुत अरसे से उनका ख्याल था कि ये बिल्कुल हम कोलैप्स की तरफ और डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे, मगर फिर SIFC के हवाले से अगरचे मैंडेट तो उनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखना था, मगर मुनासिब समझा गया कि इस वक्त मुख्तलिफ जो हिस्से हैं जहाँ पे बहुत सख्त किस्म के ऑपरेशन की जरूरत है। आपने देखा जो उस वक्त डॉलर का किस तरह से लोगों ने जो था वो ज़ख़ीरे कर रखे थे और किस तरह का माहौल बना हुआ था, उसको बड़ी हद तक कंट्रोल किया गया। और अब भी आपने सही फरमाया है कि एक आध दिन गुजरता नहीं कि बहुत बड़ी। आज भी मैं ख़बर देख रहा था कि जी पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है वो 73 के बाद सबसे प्लंज कर गई है, और इस बावजूद कि SIFC, अब ज़ाहिर है SIFC का रोल तो इसमें हम नहीं पिछले सालों में देख सकते। ये तो जाहिर है कि पिछली हुकूमत के ज़माने में जो हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का लॉ था उसमें अमेंडमेंट करके एक चैप्टर डाला गया था कि बहुत से मामलों के अंदर जहाँ बहुत सा रेड टेपिज्म है उसको एक्सपीडाइट किया जाएगा, और बहुत सी ऐसी जगह पर जहाँ क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में कई साल लग जाते हैं उसको कई दिनों में मुहित किया जाएगा। मगर आप देखेंगे कि उन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी जो थी तंजीम नौ का फैसला किया, मगर वो फिर ऑफिसर्स ने खुद भी उसके खिलाफ केसेस फाइल कर दिए कोर्ट्स में। तो जब तक हम ये बुनियादी ढांचे ठीक नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, माफ़ी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अभी वापस चले गए हैं वो किसी किस्म का इब्तदाई मुआहदा किए बगैर भी, तो ये हमें क्या और हमारी आम ट्विस्ट करना चाहते हैं? बजट भी आने वाला है, उस पर भी मैं बात करूंगा कि वो कीमतों का 17 रुपए की बात हो रही है। कैन आई बिलीव माई आईज आर ईयर्स, ये इसमें बिजली के यानी यूनिट में, तो वो वापस चले गए हैं, तो वो क्या चाहते हैं और हमसे? ज़ाहिर है IMF में शिकंजा तो आपको पता ही इसीलिए है कि पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको नकारा किया जाए और लोगों की ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुश्किल बनाया जाए। अब जाहिर है कि वो अपने मकसद इसलिए दिखा रहे हैं कि हमने एक नए प्रोग्राम की जो बात की है वो भी अब 25वां प्रोग्राम जो है, और अभी तक हम आपने देखा कि इनके सारे प्रोग्रामों के बावजूद भी हमारी मईशत ख़राब हुई है, बेहतर नहीं हुई है, हम सबको पता है। मगर अफसोस के साथ ये भी पता कहना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री जो हमारी फाइनेंस की उसके पास कोई भी वायबल अल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं है। वहाँ भी जो मैंने अर्ज़ करा था कि जो हमारे ये अफसरशाही के लोग हैं इनको तो डिलीवर करने की आदत का ये कब एक पेज नहीं लिख सकते हैं। आपने देखा होगा जब ये एनवायरनमेंट के बाद $10 बिलियन के लिए हमारे प्लेज किया गया तो इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं इनको दे सके कि वो रकम हासिल करके कोई मंसूबे पेश किए जा सके। तो ये बहुत बड़ा जो क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस है अब वो वाजे होकर सामने आ रहा है। तो गोया आप ये कह रहे हैं कि अगर ये क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस ना होता तो इन बॉडीज की हमें ज़रूरत ना पड़ती। एक और सवाल, कल मुशर्रफ हुसैन सैयद साहब बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कहा जी जो पिछला रूलिंग सेटअप था उसने तो हमारे मिजल जो प्रोग्राम पर भी कंप्रोमाइज़ मांग लिया और टेसिटली पिछला रूलिंग सेटअप इस पे एग्री भी कर गया था। एक तो इस हवाले से बताइए, क्योंकि क्या कोई वो ऐसे उनके मकासद हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं? जी जाहिर है इस इलाके में जो भी चाइना के साथ हमारे तल्लुकात हो या हमारी अपनी पोटेंशियलिटीज़ उसको बहुत खटकती है, और जाहिर है वो माशी तौर पर ही हमें क्रिपल किए चले जा रहे हैं। और उसमें मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो हमारे इस वक्त सिविलियन अदारे हैं इसके जो काम बाला है इसमें पूरा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन ब दिन आप देख रहे हैं पहले इनका बहाना होता था कि जी नैब हमें तंग करती है, हम फैसले नहीं करते, फिर वो लॉ बदला, काफ़ी अर्से से नैब ने किसी भी बड़े ब्यूरोक्रेट के हाथ नहीं डाला, मगर उनकी किसी किस्म की कोई एफिशिएंसी तो अब नाम लेना बड़ी दूर की बात है, वो तो डे टू डे अफेयर्स भी चलाने में नाकाम हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ तरफ मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जॉर्ज सोरोस ने अटैक किया था मलाइशिया की इकॉनमी पे, और एक दिन में महातिर मोहम्मद ने कहा था कि मेरे दाइयों की जो मेरी स्ट्रगल थी एक दिन में उसे उड़ा के ले गया, और उसने टाइट
करेंसी कंट्रोल लगाकर जो है डी लिंक कर लिया था डॉलर को उससे, और कुछ मेरे ख्याल में उनकी बचत भी हो गई थी। आई डोंट नो इतने ड्रास्टिक कोई कर सकता है या इतने डेयरिंग कोई यहाँ स्टेप ले सकता है, लेकिन यहाँ क्या हमें बहुत डेयरिंग स्टेप लेके अपनी इकानमी को रिट्रीव नहीं करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, स्टेप्स तो बहुत डेयरिंग हो और मौजूद भी हैं, मगर मैं अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों ने ये फैसले करने हैं और जो लोग वहाँ बैठकर IMF के साथ निगोशिएट करते हैं, तभी आप उनके चेहरों पे नज़र डालें, ये वही लोग हैं जो हर हुकूमत में किसी न किसी तरीके से तब्दील होकर आ जाते हैं। ना उनकी कोई कॉम्पिटेंस है, उनका एक इंटरेस्ट है कि कभी उनके बच्चों को वहाँ बाहर अच्छे दाखिले मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, कभी उनको 1-2 साल का IMF का वाशिंगटन में जो है वो पोस्टिंग मिल जाए, एशिया डेवलपमेंट बैंक में चले जाएं। ये तो अब हमारी जो है वो इन लोगों का हाल हो चुका है जो उनसे तो इन्होंने कहा डेयरिंग स्टेप लेने, कहा महातिर मोहम्मद, कहा ये लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, दो बातें और मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो सोलर को इंडिया जो है वो सब्सिडी दे रहा है, मुफ्त दे रहा है, मुफ्त लोन दे रहा है, इंटरेस्ट फ्री के लगा लो, और दूसरा ये कि एक इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनी है कि हमारी बिजली ठीक कर दो। अब उसमें बिजली बनाने वाले भी बैठे हुए हैं, तो ये इतनी मोहब्बत है इस मुल्क से कि वो अपने इंटरेस्ट कुर्बान कर लेंगे? नहीं, आपके इंडिया वो तो इस वक्त दुनिया का अब 3rd लार्जेस्ट सोलर में भी, और उन्होंने तो उसमें बिल्कुल इनकलाब जो है, और वो इस वक्त बहुत बड़े उसके मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स भी हैं। यहाँ ना हम उसको बना रहे बल्कि अब डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि जिन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट कर भी दी थी उनके ऊपर भी बर्डन लाना चाह रहे हैं। इनकी पॉलिसी हर दूसरे दिन बदल जाती है, पहले कहते हैं नेट मीटिंग होनी चाहिए, फिर कहते हैं नहीं ग्रॉस मीटिंग होनी चाहिए। वही मैं अर्ज कर रहा था कि जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको कोई दिलचस्पी है नहीं, वो तो आते हैं इलेक्ट होकर, आपको पता है, फिर अपने अगले इलेक्शन के लिए पैसों की तैयारी कर रहे होते हैं, जो बाबुओं पे काम सारा छोड़ते हैं, और बाबू इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी और नालायक भी बहुत है। और ये सोलर में भी आप देख लीजिए हमारा एक्सपीरियंस कितना बुरा है। तो हम पहले इंपोर्ट करते रहे, यहाँ कभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की हमने तवज्जो नहीं दी, और अब जब उसकी कीमतें सस्ती हुई हैं तो अब हम टैक्स लगाने की तरफ और उसका बर्डन बढ़ाने की तरफ चल पड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो हमारा एक सबसे बड़ा क्राइसिस जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, बाहर से कोई बंदा आके इन्वेस्ट नहीं कर रहा, आज भी खबर छपी हुई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, तो ये जो हमें कितना वाइटल है सोलर हमारे लिए, और जो बहुत कम कीमत और निर्खों पे बिजली जो है वो कितनी अहम है हमारी सर्वाइवल के लिए, और इस हवाले से कितना ये इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है ये क्या कर रही है? भाई साहब, सिक्योरिटी का सबसे बड़ा आजकल जो मसला होता है वो 2 चीज़ों पे, तवानाई और फूड पे। अब आप देख लीजिए गंदम बाहर से होती, एनर्जी का ये हाल है कि दुनिया में महंगी तरीन और बदतरीन हमारी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें चोरी चकारी देखें आप और हरकतें देखें, आज तक हम इसको ठीक नहीं कर सके। अगर यही हाल रहा और हमने अपनी एफिशिएंसी को और अपनी ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए, तो फिर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होंगे। आपने तवानाई की तरफ बिल्कुल सही इशारा किया कि ये तो बुनियादी चीज़ है, इसके बगैर तो हम किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री चला ही नहीं पाएंगे। हमारे पास वसाइल हैं बहुत ज़्यादा, आप सोलर है। डॉक्टर साहब, बड़ी ही आपने वजाहत से हमें वक्त की कमी, वक्त की दीवार सामने आ जाती है, मगर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। जो 2 बातें की कि दोनों चीज़ों के लिए अभी हमने जो बात की, एक तो ये कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमें खैर से बिजली चाहिए, और दूसरा ये है कि ये बिजली यहाँ अनरेस्ट पैदा कर सकती है। इसकी मिसालें आप इधर उधर दाएँ बाएँ देख चुके हैं, इसको मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। और तीसरी बात ये कि SIFC को जो है वो आप ना बनाएं, जैसे एक स्केप गोट ना बनाएं। ये सारी वारदात तो आपकी की दरी है, और डॉलर को वो 330 पे कह के जा रहा है, तो इससे तो हम बर्बाद होकर रह जाएंगे अगर 330 पे डॉलर जाता है। तो ज़रा सी भी अगर जो काम होने लगता है कोई नेशनलिस्टिक बेसिस पे, तो वो सारे का सारा रोज़ाना खबरें उसके ख़िलाफ़ लगनी शुरू हो जाती। मैं नहीं ये कहता कि वो कोई बहुत बड़ी मसाया होगी और हमें बचा लेंगे, मगर नीतों की बात है। आज का शो और इस हफ्ते का आखिरी शो, इजाज़त, अगले हफ्ते हाज़िर होगी।